हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग की डिमांड पे आज क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ। हर एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपको पीडीएफ ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलना। आपका जो पहला ही प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। लिखा है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, और इसके एग्जाम्पल पेपर में एक दो बार पूछे गए हैं। तो आज इस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं, ठीक है। लिखा है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे उसकी अवस्था, आकार, आयतन आदि में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ हो जिसमें उसकी अवस्था चेंज हो जाए। मतलब अगर ठोस है तो द्रव में चेंज हो जाए, लेकिन पुनः द्रव से ठोस अवस्था में चेंज हो जाए। उसका आकार चेंज हो जाए। पहले मान लो आकार कुछ था, बाद में उसको तोड़ दे। मान लेते हैं सिंपल सा उदाहरण, हम यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो लिखा है लकड़ी के खिलौनों का निर्माण। आपको पता है जो लकड़ी का पेड़, पूरा का पूरा जो पेड़ होता है उसका आकार अलग होता है, लेकिन जब उसको लकड़हारे द्वारा काट के और बढ़ई के द्वारा उसको अलग अलग शेप का आकार दे के नए नए डिजाइन के खिलौने बनाए जाते हैं, लेकिन होता तो वो लकड़ी है। मतलब अगर लकड़ी से खिलौना बन जा रहा है, खिलौना बनने के बाद उसका आकार चेंज हो गया, थोड़ा बहुत आयतन भी चेंज हो जाएगा, लेकिन वास्तव रूप से अगर देखा जाए वास्तविक रूप से तो वो आपका लकड़ी ही होगा, ठीक है। तो ऐसे परिवर्तन को आप क्या भौतिक परिवर्तन कहोगे। जैसे कागज़ का फटना, कागज़ को फाड़ दे, कागज़ को मोड़ दे, ठीक है, तो ये भी आपको भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अगर कागज़ को हम फाड़ रहे हैं या मोड़ रहे हैं तो आपका जो पदार्थ मोड़ने या फाड़ने पे प्राप्त हो रहा है, वही पदार्थ आपका दोबारा उसी अवस्था में आसानी से लाया भी जा सकता है। तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन होगा। बर्फ़ का पिघलना, ठीक है, पानी बर्फ़ से पिघल के पानी बनेगा, फिर से अगर पानी को हम जमा देंगे फिर से बर्फ़ बन जाएगा। मतलब बर्फ़ पहले ठोस अवस्था में था, जब पानी बनेगा तो द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगा। अगला लिखा क्या है, पानी का वाष्प में परिवर्तन। आपको पता है पानी को अगर हम उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो पानी क्या होगा, वाष्प बनकर ऊपर उड़ने लगेगा, लेकिन रहेगा तो वो पानी ही ना। उसका आकार, अवस्था, आयतन थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, लेकिन वास्तविक रूप से वो पानी ही रहेगा। अगला मोम का पिघलना। मोम को अगर हम पिघला देंगे और पिघलाने के बाद पुनः उसको मोम बनाना चाहे तो फिर से मोम उसी अवस्था में आ जाएगा। तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अगला आपका किसी भी वस्तु का टूटना कुचलना। जैसे कांच का अगर टूटना पूछा जाए तो भी भौतिक परिवर्तन है। कांच का फूटना, कुचलना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना, ठीक है, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना, तो इसका भी आपका जो एग्जाम्पल है वो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अगला देखो लिखा है कपड़ों का धुलना, कपड़ों का चीरना फाड़ना, ये भी आपका जो होगा भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होता कपड़ों का जलना, तब आप उसे रासायनिक परिवर्तन बोलते। क्यों? क्योंकि जलने के बाद पुनः उसी अवस्था में नहीं आएगा। अगला है रेत में पानी निकलना, रेत में पानी मिलाना, ठीक है। अगर हम दोबारा इसको फिर से अगर पानी को रेत को अलग करना चाहें तो आसानी से अलग कर सकते हैं। तो इसे भी हम भौतिक परिवर्तन में रखेंगे। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब समझ गए कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का क्या हो, उसकी आकार चेंज हो जाए, उसका अवस्था चेंज हो जाए, आयतन चेंज हो जाए, लेकिन वास्तविक रूप से पदार्थ जो था वही रहे, ठीक है, उस अवस्था में लाया जा सके उसे, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। रासायनिक परिवर्तन का डिफिनेशन क्या है, देखो लिखा है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, यदि उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है और पुनः जो पदार्थ निर्माण होगा उसे पुनः उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता जो पहले की अवस्था थी, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये डिफिनेशन समझ गए। इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, भोजन का पाचन, ठीक है। हम जो भोजन खाते हैं वो
जब हमारे शरीर के अंदर जाता है अमाशय में, तो वहाँ पे HCl अम्ल, जठर रस, बहुत सारी ऐसी प्रतिक्रियाएं होती है जो पूरे अम्ल को, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण, इन सारी चीज़ों को अलग कर देती है। और दोबारा अगर हम उस भोजन को जो खाए हैं, उस भोजन को दोबारा उस अवस्था में लाने के लिए ऐसा कोई भी यंत्र नहीं है जो दोबारा उस अवस्था में ला सके। इसलिए इसको हम रासायनिक परिवर्तन में पढ़ेंगे। अगला, दूध से दही बनना। दूध से दही बन जाता है और दूध से मिठाई बन गई, दूध से खोया बन गया। ये जितने भी परिवर्तन हैं ये आपके रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कोई भी ऐसा अभी तक तरीका नहीं मिला है कि दोबारा हम दही से दूध बना दें। ठीक है, तो एक बार अगर क्रिया हो गई तो दोबारा उस अवस्था में नहीं लाई जा सकती है, इसलिए इसको हम रासायनिक परिवर्तन में रखेंगे। अगला, कागज का जलना। कागज अगर एक बार जल जाएगा तो कोई भी क्रिया कर लें हम, फिर कागज को उस अवस्था में नहीं ला सकते, इसलिए यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना। कोयला जल गया, दोबारा उस अवस्था में नहीं आएगा, तो इसे भी हम रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा, सब्जी का खराब होना। हाँ, खाना हम लोग के यहाँ बनता है, सब्जी खराब होने के बाद हमको दोबारा उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं, सब्जी का पकना भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। मोम का जलना। देखो, मोम का पिघलना पूछेगा तब आप भौतिक परिवर्तन बताओगे, अगर मोम का जलना पूछेगा तब आप रासायनिक परिवर्तन बताओगे। फलों का पकना। ठीक है, फलों का जो पकना है ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पकने के बाद हम पुनः उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं जिस अवस्था में पहले वो था। फिर सब्जी का पकना, सेब का कटना, ये सारे के सारे आपके रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मोम का पिघलना हो, कपूर का जलना हो, ये जितनी भी क्रियाएं हैं जो दोबारा उसी अवस्था में ना आ पाए, तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो पहला जो चैप्टर था उसकी 2 हेडिंग को आज हमने डिस्कस किया है। या तो आपके पास कम से कम 2 पदार्थ होने चाहिए। ठीक है, 2 पदार्थ जब आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, पहले मतलब समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन आप लिखना। हमने कहा कि जब कोई 2 या 2 से अधिक, मान लो यहाँ 2 है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा कि वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जो कि मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ होने चाहिए और जब वो आपस में क्रिया करें, तो डेफिनेशन तो आप समझ गए, कुछ भी नहीं याद करना है। देखो जो यहाँ पे लिखा है आप इस छोटे से चित्र के माध्यम से समझिए, क्या कि कम से कम 2 अगर पदार्थ से हम आपस में क्रिया कराते हैं तो कोई नया पदार्थ बनेगा, जो ये पदार्थ बनेगा ना इस वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होगा, तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो डेफिनेशन में लिखा है कि वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं जो मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन में भी लिखा है 2Mg प्लस O2 बनेगा 2MgO। देखो यहाँ पे Mg प्लस में O2 हम क्रिया कराएंगे तो Mg के कितने अणु है? देखो यहाँ पे 2 अणु है, तो यहाँ पे भी 2 से गुणा हो गया, मतलब Mg के 2 अणु हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे O है, यहाँ पे 2 से गुणा हुआ है तो 2 हो जाएगा। Mg को मैग्नीशियम कहते हैं, ठीक है, जिसका नाम नहीं पता होगा हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं, आपको नाम लिख लेना है, ठीक है। मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका हो जाएगा इसका एग्जाम्पल आपको पेपर में ज़रूर लिखना है। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, चलो वो समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हेडिंग डालेंगे आप कि पहचान कैसे करें। इसकी पहचान निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। मान लो यहाँ पे मोमबत्ती है, ठीक है, मोमबत्ती पहले आपकी ठोस अवस्था में थी, ठोस अवस्था में रहेगी। इसको अगर हम पिघला देंगे तो कौन सी अवस्था में आ जाएगी? ये आपकी आ जाएगी द्रव अवस्था में। देखो मोमबत्ती पहले कौन सी अवस्था में थी? ठोस अवस्था में। इसको पिघला दिया जाए, थोड़ा बहुत अगर हम गर्म करेंगे तो ये द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगी। तो अवस्था में परिवर्तन हो गया, ठोस से किस में परिवर्तन हो गया? द्रव में। तो पहला तो कंडीशन यही है कि अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए।
तो यहाँ पे मोमबत्ती पहले ठोस थी, इसको हम गर्म करेंगे तो चेंज हो जाएगी द्रव अवस्था में। दूसरा हेडिंग है यहाँ पे तापमान में परिवर्तन। यहाँ पे लिखा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है। इसका नाम है कैल्शियम। हर एक यौगिक का हम नाम लिखेंगे और आपको नाम लिख लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है और ये आपका है H2O को हम बोलते हैं जल। कैल्शियम ऑक्साइड को जल की उपस्थिति में जब हम रखते हैं या क्रिया कराते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप लोगों ने कभी भी दिवाली के त्यौहार पे क्या होता है, घर में हम लोग चूना लेके आते हैं बाजार से खरीद के, और चूने को जब हम पानी के साथ बाल्टी में रखते हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जो चूना जो बाल्टी होती है वो थोड़ा बहुत गर्म हो जाती है और साथ में वहाँ से आपको एक ऊष्मा निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, धुएं के तरीके ऊपर उठती हुई, और ऊष्मा इसमें निकल रही है। इसका मतलब क्या कि यहाँ टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड को मार्केट से लेकर आओ, आप प्रैक्टिकल करना चाहो तो घर पे भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, उसमें जल की मात्रा अगर मिला देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में थोड़ा बहुत ऊष्मा निकलेगी, अतः तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा, रंग में परिवर्तन। यहाँ पे देखो क्या लिखा, CuCO3। नाम इसका क्या है, कॉपर कार्बोनेट। इसको पढ़ सकते हो, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कौन से कलर का होता है, हरे कलर का होता है, लेकिन वायुमंडल के संपर्क में आने पर क्या हो जाएगा, Cu के साथ में एक O आ जाएगा, CuO हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। CuO को हम बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड। जिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, जो कि ब्लैक कलर का हो जाएगा। पहले कौन से कलर का था, हरा, और अब कौन से कलर का हो गया, अब हो जाएगा ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो रंग में भी परिवर्तन हो गया। हर एक रिएक्शन को हेडिंग के तरीके से हम समझा दे रहे। अगला है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब क्या हुआ, अवक्षेप का मतलब अगर आपने कभी सरसों, गांव में सरसों पेराई जाती है, जब सरसों को हम लोग लाके अपने बर्तन में डालते, डिब्बे में डालते, तो आप देखते होंगे जिस बर्तन में सरसों को हम पिराए थे उसके नीचे वाली तली में कुछ गाढ़े कलर का अवक्षेप या पदार्थ प्राप्त होता है, वही आपका अवक्षेप होता है। तो यहाँ पे अगर हम NaCl को AgNO3 से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, देखो Ag के साथ में क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, AgCl हो जाएगा, और Na के साथ में NO3 हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। और जो AgCl है, यहाँ पर देखो तीर हमने नीचे की ओर दर्शाया ना, इसका मतलब AgCl का क्या प्राप्त होता है, AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। NaCl का नाम क्या है तो आपको पता है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है सोडियम, और यहाँ पर लिखेंगे क्लोराइड, ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। AgNO3 का क्या नाम है तो इसका नाम है सिल्वर, और NO3 को हम पढ़ते हैं नाइट्रेट, तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। Na का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, Na को तो हम पढ़ेंगे सोडियम और NO3 को हम पढ़ेंगे नाइट्रेट, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। AgCl को हम पढ़ सकते हैं सिल्वर, और Cl को पढ़ेंगे क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगला, गैस का निकलना। ठीक है, गैस के निकलने में क्या होगा, अगर जिंक को हम सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है आपका, तो ये आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर हम जिंक के साथ क्रिया कराएंगे तो जो जिंक होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो हाइड्रोजन को कर देगा प्रतिस्थापित और स्वयं इसकी जगह पे आके बैठ जाएगा, तो बन जाएगा आपका ZnSO4, जिसका नाम है जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन गैस, देखो यहाँ तीर ऊपर की ओर बना है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त हो रही है। तो ये भी आपको पांचों के पांचों हेडिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। पेपर में अगर 3 नंबर में आएगा तो आपको यहाँ तक ज़रूर लिखना है, तब आपको पूरे के पूरे नंबर। समीकरण, इसके बारे में हम समझेंगे। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि इस पूरे लेक्चर में हम इन सारे टॉपिकों को क्लियर करेंगे। तो रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन क्या होता है, देखो डिफिनेशन समझने के लिए क्या करना है, देखो लिखा भी है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया का
उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लो हम कहीं पर लिख दें, यहाँ पे हम लिख दे रहे अमोनिया, यहाँ पे हम लिख दें अमोनिया। ये आपका एग्जाम्पल है, रफ कार्य से आपको नहीं लिखना है, ठीक है, समझा रहे हैं। अमोनिया प्लस में यहाँ पे हम लिख दें नाइट्रोजन, यहाँ पे लिख दें नाइट्रोजन, और इनकी आपस में क्रिया करा दोगे तो आपको पता है बनेगा अमोनिया, बनेगा आपका क्या, अमोनिया। अब ये देखो, ये जो हमने लिखा ये यौगिकों का नाम तो हमने लिख दिया, अगर हमें इनका अणु सूत्र ना पता होता, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर इनका अणु सूत्र हमें नहीं पता होगा तो हम इन तत्वों को, इन यौगिकों के बारे में जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए कोई भी जो रासायनिक अपक्रिया होती है इसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ या यौगिक होते हैं उनको हम उनके प्रतीक, देखो क्या लिखा, उनके प्रतीक और सूत्र के माध्यम से व्यक्त करते हैं और इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आपको डिफिनेशन में क्या लिखना है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें भाग लेने वाले पदार्थों, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सभी के सभी है तुम्हारे पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थों को उनके प्रतीकों तथा संकेतों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बस इतना ही तो आपको लिखना है कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया जो होती है उसमें जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं उन पदार्थों को हम क्या करते हैं, प्रतीक और संकेतों के रूप में लिखते हैं और इसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। देखो यहाँ पे लिखा है CH4 ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, बन जाएगा CO2 प्लस में 2H2O। तो रिएक्शन में CHO4 का क्या नाम है, देखो यहाँ पे C एक अणु है तो यहाँ पे भी C एक अणु है। H देखो यहाँ पे कितने 4, तो यहाँ 2 से 2 गुणा मतलब H हो गए 4। O कितने 2 दूना 4, 2O यहाँ पे 2 से यहाँ गुणा हुआ है 2O यहाँ पे, मतलब समीकरण संतुलित है। CH4 का नाम क्या है, तो इसका नाम है मेथेन, तो यहाँ पर मेथेन लिख देंगे। O2 ये आपका हो जाएगा वायु, या तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या तो आप वायु लिख सकते हो। CO2 का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है, जो हम लोग सांस के माध्यम से छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और H2O को तो हम कहेंगे जल। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको बस यही लिखना है। यहाँ पे आप कोई भी रासायनिक समीकरण, कोई भी अपक्रिया लिख दोगे आपका सही माना जाएगा। अब रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या है इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखने की क्या क्या विधि है। सबसे पहली चीज़ तो क्या, किसी भी यौगिक का जो उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं पदार्थ उनका क्या पता होना चाहिए, उनका अणु सूत्र और प्रतीक हमें ज्ञात होना चाहिए। किसी भी अपक्रिया को अगर आप करने जा रहे हैं, अगर उसके अणु सूत्र और यौगिकों के बारे में नहीं पता होगा तब आप रासायनिक अपक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो देखो लिखा क्या है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणु सूत्र तथा प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। मतलब कोई भी अगर हम अभिक्रिया कर रहे हैं तो उसमें जितने भी पदार्थ प्रयोग किए जा रहे हैं उनका पहली बात तो हमें प्रतीक पता होना चाहिए और उनका हमें अणु सूत्र पता होना चाहिए। तो पहले नंबर में आपको यही लिखना है। दूसरा नंबर क्या है, देखो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके सामने हम N2, H2, I2 इस तरह से वैल्यू लगाते हैं। आखिर क्यों लगाते हैं समझते हैं। देखो रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। आणविक रूप का मतलब क्या हो गया, उनके अणुओं के रूप में, कि उसमें कितने अणु होंगे, उसमें कितने परमाणु होंगे, इस तरह से डिवाइड करके लिखे जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन कहीं पे अगर लिखा हो, ऑक्सीजन लिखा हो, नाइट्रोजन लिखा हो, तो हाइड्रोजन को हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे H2 पढ़ेंगे। ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे, O2 पढ़ेंगे। नाइट्रोजन को क्या लिखेंगे, यहाँ पे N2 लिखेंगे, क्योंकि ये सभी के सभी कैसे हैं, ये सभी के सभी भैया द्विपरमाणुक हैं। ये सभी के सभी कैसे हैं, द्विपरमाणुक हैं। तो जहाँ पर भी N2, H2, C2, I2 ऐसा कुछ भी लिखा हो तो समझ जाना कि वो कौन से अणु है, द्विपरमाणुक अणु हैं, और उनको हम इसी तरीके से लिखेंगे। नंबर 3 में क्या लिखा है, नंबर 3 में लिखा है कि एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों तथा संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, जैसे एक परमाणु अणु होते हैं जिसमें एक परमाणु होते हैं, इसमें कितने थे, द्विपरमाणु, इसमें कितने, एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों और संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे सोडियम कहीं पे लिखा हो तो हम Na लिखेंगे, पोटेशियम लिखना हो तो हम K लिखेंगे, मैग्नीशियम लिखना हो तो Mg लिखेंगे,
जिंक लिखना हो तो Zn लिखेंगे, आयरन लिखना हो तो Fe लिखेंगे। ये इसके हो जाएंगे एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन है, ठीक है, इस रिएक्शन को हम कर लेते हैं। लिखा है जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ जिंक लिखा है तो आपको पता है जिंक के लिए क्या लिखेंगे, Zn। अणु सूत्र नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। और प्लस में हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए आपको पता, हाइड्रोजन और क्लोराइड के लिए यहाँ पे Cl, HCl हो जाएगा। यहाँ लिखा जिंक क्लोराइड, यहाँ पे Zn हो जाएगा, यहाँ पे Cl2 हो जाएगा। जिंक पे +2 चार्ज होते हैं, Cl पे -1, इसलिए यहाँ पे 2 होगा। हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पे H2 हो जाएगा। दिक्कत ये कि यहाँ पे H कितने हैं, 2, पर यहाँ H अकेला है तो यहाँ पे करेंगे 2 से गुणा। Zn यहाँ पे भी Zn, यहाँ 2 Cl तो यहाँ पे Cl2 हो गया, 2H बचा था, 2H यहाँ हो गया। मतलब ये समीकरण आपका हो गया संतुलित। अगला प्रश्न है, ये NCERT का प्रश्न है। लिखा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए हम N2 लिखेंगे, प्लस में हाइड्रोजन तो यहाँ पे H2 लिखेंगे। आपस में क्रिया करके बनाते हैं अमोनिया। अमोनिया का अणु सूत्र होता है भैया 2NH3, पर यहाँ पे देखो H कितने, 2 3 6, यहाँ पे H सिर्फ 2 हैं तो यहाँ पे करेंगे 3 से गुणा। यहाँ 2 से गुणा क्यों करना पड़ा, क्योंकि नाइट्रोजन में N कितने थे, 2, इसलिए 2 से यहाँ गुणा करना पड़ा। तो 2 नाइट्रोजन यहाँ भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ 3 दूना 6 ऑक्सीजन, यहाँ 2 3 6 हाइड्रोजन। तो ये समीकरण भी आपका हो गया संतुलित, और ये आपका रासायनिक समीकरण टॉपिक भी हो गया। वियोजन अपक्रिया है। पूरे वीडियो में थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं यहाँ पे 5 हेडिंग को कवर करूँगा पूरी नोट्स के साथ में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है संयोजन अपक्रिया। देखो संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, बस सीधी सी बात है, डिफिनेशन याद हो गया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, मतलब कोई ऐसी अपक्रिया होती होगी जहाँ पे 2 हों या 2 से अधिक पदार्थ हों, आपस में जुड़ के एक पदार्थ का निर्माण करते। संयोजन का मतलब एक ही तो हुआ, यहाँ पर 2 पदार्थ का निर्माण नहीं करेंगे। जहाँ पे 2 या 3 लोग आपस में जुड़ जाएं, जैसे नॉर्मल सी बात है, मान लेते हैं हमारे घर में मम्मी पापा और भाई बहन 4 लोग होते हैं, ठीक है। इतने लोग हैं, मान लो इसमें दादा दादी चाचा चाची सारे के सारे लोग आके बस जाएं, तो सभी को अगर हम मिला दिया जाए तो वो होता है एक परिवार। और उस परिवार में हम यहाँ पे कोई अलग नहीं है, मतलब एक साथ रह रहे हैं। तो देखो ढेर सारे लोग थे, पहले 2 थे, 2 से 3 भी हो गए, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ऐसा कितना भी पदार्थ हो, लेकिन जुड़कर एक अगर वैल्यू का निर्माण करते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो डिफिनेशन भी सेम वैसे लिख देंगे कि वह अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि केवल 2 हों, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग मतलब जुड़ना, संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं जो मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है। मतलब जो पदार्थ बनना चाहिए ना, वो पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग हो, ठीक है। पहले अगर सब लोग अलग अलग रहते थे तो सबका अलग अलग रिश्ता था। अब एक ही में रहने लगे तो हम उसको क्या नाम देंगे, सीधा सा बोल देंगे कि ये हमारा परिवार है। तो पहले अलग अलग नाम था, अब एक ही नाम हो गया, सीधा सीधा परिवार। तो उसी प्रकार है। तो क्या लिखा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करें, और जो नया पदार्थ हो मूल का मतलब पहले मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, आपको पता है जो तीर के पहले लिखा जाता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। ये आपका हो जाएगा, तीर के पहले जो लिखा होगा उसे अभिकारक, और क्रिया करने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। तो पहला ही रिएक्शन है, यहाँ पे लिखा NH3 को अगर हम HCl के साथ में क्रिया करते हैं तो H के साथ में ये वाला H जुड़ जाएगा। तो यहाँ 3H था, एक H और आ जाएगा, तो NH4 यहाँ पे Cl हो जाएगा, और प्लस में थोड़ी बहुत ऊष्मा भी निकलती है। NH3 का क्या नाम है, तो NH3 को हम अमोनिया कहते हैं। अणु सूत्र आपको हर एक अणु सूत्र याद होने चाहिए। HCl का नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। NH4Cl का नाम है अमोनियम क्लोराइड।
ये आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अगला देखो क्या दूसरा रिएक्शन है, लिखे हैं CO प्लस में Cl2 और रिएक्शन जब कराएंगे तो बनेगा COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड। CO का क्या नाम है, CO का नाम है कार्बन, अगर एक ऑक्सीजन है तो मोनो पढ़ेंगे, कार्बन मोनो ऑक्साइड इसको हम पढ़ेंगे, कार्बन मोनो ऑक्साइड। Cl2 को क्या पढ़ेंगे, ये हो जाएगा आपका क्लोरीन। आपस में क्रिया करेंगे तो बनेगा CO, देखो यहाँ पे CO Cl2 ये दोनों आपस में सीधा सीधा जुड़ जाएंगे, नाम इसका हो जाएगा कार्बोनिल, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। अगला आपका आता है C प्लस में O2, आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ C है यहाँ C हो जाएगा, O2 है तो O2 हो जाएगा, सीधा सा C आपका हो जाएगा कार्बन हो जाएगा, तो यहाँ कार्बन लिख देंगे, O2 आपका वायु या तो ऑक्सीजन हो जाएगा और बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये संयोजन आपको पेपर में कोई एक लिखना है। ठीक है, हम यहाँ पर इसलिए ढेर सारा बता देते हैं कि आपको जो आसान लगे आप वो वाला याद कर लेना। अब पेपर में आपको सिर्फ एक ही लिखना है, वहाँ पे तीनों नहीं लिखना है, आपको डिफिनेशन लिखना है और एक रिएक्शन आपको लिख देना है। अब आते हैं वियोजन अपक्रिया के बारे में। देखो क्या लिखा है, वियोजन अपक्रिया। देखो वियोजन का मतलब ही होता है अलग करना। अभी तक हमने क्या कहा कि ये ढेर सारे घर के सदस्य मिलके एक आपस में जुड़ जाते हैं और एक परिवार बन जाता है। अब इसमें थोड़ा से उल्टा होगा कि एक परिवार धीरे धीरे अलग होता चला जा रहा है और हर बार जब अलग हो रहा है तो नया पदार्थ बनता जा रहा है, तो ऐसी अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखा भी होगा कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से दो कोई भी एक पदार्थ, ठीक है यहाँ पे दो हटा दे, जिसमें कोई भी एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। मतलब क्या होगा, मतलब कोई एक पदार्थ होगा और वो क्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थ का अगर निर्माण करता है तो उस प्रकार की अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई भी एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती है। पहला आपका ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। अब यहाँ से आपको समझना, ऊष्मीय अपघटन, देखो लिखा है ऊष्मीय मतलब ऊष्मा से रिलेटेड है। कोई ऐसी अपक्रिया होती होगी जो थोड़ा बहुत अगर हम ऊष्मा दे देते हैं तो वह अधिक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो डिफिनेशन में भी तो यही लिखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को ऊष्मा देने पर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाती है उसे हम ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, कोई भी एक पदार्थ अगर हम लाते हैं, थोड़ा बहुत अगर हम उसे ऊष्मा देते हैं तो वह अपने दो या दो से अधिक भागों में अगर टूट जाता है तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे CaCO3 लिखा है, CaCO3 का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, और CO3 को हम क्या पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे क्या लिखा है CaO, CaO का नाम क्या हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम, और O को हम पढ़ेंगे ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 का क्या नाम है तो इसका नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो एक पदार्थ था दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अपक्रिया में कौन सी अपक्रिया, ऊष्मीय अपघटन, तो यहाँ पे ऊष्मा आप लिख भी सकते हो, ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया है। अगला आपका है प्रकाश अपघटन। ऐसी अपक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से संपन्न होती है तो उसे हम प्रकाश अपघटन अपक्रिया बोलेंगे। तो सीधा सा डिफिनेशन लिखेंगे कि ऐसी अपक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा संपन्न होती है उसे प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे AgCl है, AgCl को अगर हम सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में लाते हैं तो क्या करता है, सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग टूट जाता है। तो देखो यहाँ पे Ag अलग हो गया, Cl2 अलग हो जाएगा, यहाँ पे Cl2 था इसलिए यहाँ पे हमने 2 से गुणा किया है तो 2Ag, तो यहाँ पे 2Ag,
2Cl2, तो यहाँ पे Cl2 अलग हो गया। अगला आपका होता है विद्युत अपघटन अपक्रिया। विद्युत अपघटन अपक्रिया में क्या लिखोगे, ऐसी अपक्रिया, ठीक है, वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन, कोई भी पदार्थ होगा अगर उसके जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। इस प्रकार की अपक्रिया को हम विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा, वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह आयनों में टूट जाता है, तो ऐसी अपक्रिया को विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे H2O हो जाएगा, टूटेगा किसमें, 2 दूना 4, मतलब 2H2 और 2 ऑक्सीजन अलग, प्लस में O2, तो यहाँ पे अलग हो गया, 2H2 हो गया, 2H2 हो गया, प्लस में 2O, तो यहाँ पे 2O हो गया। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत अपघटन अपक्रिया। तो संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया को अच्छे से समझ गए हैं, पेपर में कैसे लिखना है सारी की सारी चीज़ें हमने बता दी है। इससे ज़्यादा आपको एक भी अक्षर, एक भी शब्द नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ तक आप लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।